हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। और मज़े में हैं, होंगे ही। और चलिए तो फिर कोई बिना बातें किए या बिना कोई टाइम खर्च किए हम लोग पढ़ते हैं अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और पढ़ाई कैसी चल रही है फिर आपकी? नींद आ रही है, नहीं आ रही है? अगर तैयारी अच्छी होगी तो फिर नींद भी आएगी, सब कुछ होगा। तैयारी नहीं होगी तो फिर घबराहट तो होगी। और खैर अभी तो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर भी नहीं हुई है, कब होगा बस मंथ का पता है कि जनवरी में होगा। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो हम इसको भी कुछ आयामों के तहत पढ़ेंगे, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे पहले इसका स्वरूप के बाद हम देखेंगे इसका संवैधानिक प्रावधान, संविधान में इसकी क्या स्थिति है, संरचना की बात करेंगे, फिर इसका कार्यकाल देखेंगे, कार्यकाल के बाद इसके कार्य देखेंगे, और फिर इसकी रिपोर्ट देखेंगे, यह वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। तो चलिए हम देखें इसका स्वरूप। तो स्वरूप की बात करें तो ये कैसा आयोग है? यह एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है, इसका स्वरूप कैसा? संवैधानिक स्वरूप है। अगर हम इसकी संवैधानिक प्रावधान की बात करें, स्वरूप कैसा है? संवैधानिक। तो यानी कि इसका संविधान में अनुच्छेद दिया होगा या फिर संविधान में कहीं भी इसका जिक्र किया होगा। तो देखें तो संविधान के आर्टिकल 338 368 के तहत इसका जिक्र किया गया है। फिर हम देखें इसकी संरचना कैसी। तो इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष है और एक सचिव और 2 सदस्य, यानी कि 4 सदस्यीय निकाय था। हम ये बात कर रहे हैं जब यह आयोग गठित हुआ था। अब आप आगे चल के देखेंगे यह आयोग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका जिक्र संविधान के 2 अनुच्छेदों में दिया गया, एक तो 338 और 338 काम है। तो हम वो चीज़ें आगे देखेंगे। ये हम पहले की बात कर रहे हैं जब यह आयोग एक संयुक्त आयोग की तरह कार्य करता था। तो चलिए, जब इसकी सदस्य संख्या 4 थी, जिसमें एक अध्यक्ष था और एक सचिव और 2 सदस्य थे। और इसके कार्यकाल की बात करें तो जब इसका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु था, यानी कि 6 वर्ष तक ये पद पर रह सकते हैं। और अगर आयु की बात करें तो इसका आयु 65 वर्ष है। 65 वर्ष के बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। फिर हम देखें इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य होगा समाज के कल्याण के लिए यह कार्य करता है। समाज के कल्याण के लिए यह कार्य करता है और यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यह हमने देखा, इसके कुछ पॉइंट्स थे। अब हम इसके आगे की बात करें, संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, संविधान में क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में 338 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। अनुच्छेद 338 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 338 कहता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। तो एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित विशेष जो संबंधित मामले हैं, सभी मामलों का निरीक्षण करे और उनसे संबंधित जो भी प्रतिवेदन है वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा जाएगा। कौन सा आयुक्त कहा जाएगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा जाएगा। फिर देखा जाए तो 1978 में वर्ष 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अब इस ऐसे आयोग की स्थापना कब की गई? अनुच्छेद 338 में तो कहा गया एक आयुक्त या फिर एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो संवैधानिक प्रावधानों
है उनके निरीक्षण, मतलब जो भी उनके लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनके संबंधित कार्यों का वह निरीक्षण करेगा, देखेगा और रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। लेकिन फिर ऐसे आयोग का अगर गठन की बात करें, ऐसा आयोग कब गठित किया गया था, तो ऐसा आयोग 1978 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक ही आयोग था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक ही आयोग था जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। फिर 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के तहत पहले एक प्रस्ताव पारित किया गया और एक आयोग की स्थापना कर दी जो कि संयुक्त आयोग था। फिर देखें एक अन्य संकल्प द्वारा या फिर अन्य प्रस्ताव के द्वारा जो आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया गया, फिर उसके कार्यों को और बढ़ाया गया। तो यह कब किया गया है, 1987 में। फिर देखें और तथा आज इसी समय आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया था और इसी का फिर नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया। फिर देखें बाद में 65वें संविधान संशोधन 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया 1990 में। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अब पहले एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया जाता था या फिर अधिकारी नियुक्त किया जाता था, लेकिन जो 65वां संविधान संशोधन हुआ 1965 में उसमें एक बहुसदस्यीय निकाय की गठन की बात कही गई कि एक ऐसा आयोग गठित किया जाएगा जिसमें एक से ज़्यादा सदस्य होंगे और वही जो अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित कार्यों को देखेगा, उनका निरीक्षण करेगा, संवैधानिक प्रावधानों की में जो भी संवैधानिक सुरक्षा उनको दी गई है वह आयोग देखेगा। तो यह दिया गया 1990 के तहत जो कि 65वां संविधान संशोधन किया गया था। इस आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान ले लिया, जो कि 1987 में सरकार ने एक आयोग स्थापित किया था, उसी का स्थान इसने ले लिया था। फिर आगे की बात करें तो हम फिर देख तो 89वां 89वें संविधान संशोधन के तहत 89वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके द्वारा जो एक आयोग गठित किया गया था, इसे दोबारा दो भागों में बांट दिया गया। पहले ये संयुक्त आयोग था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग था। लेकिन फिर इसे 89वें संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक जो इनके नाम जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो कि अनुच्छेद 338 के तहत, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि 338 का के तहत था। तो ये दो आयोग गठित किया गया। ये कब किए गए, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इनका गठन किया गया। और यह जो अधिनियम बनाया था वह 2004 से प्रभाव में आया। 2004 से यह अधिनियम प्रभाव में आया। और ये कब गठित किया गया था, यह 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। तो आप डेट याद रखिएगा। फिर हम देखें इसके संवैधानिक उपबंध क्या है। अभी हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी। पृष्ठभूमि में हमने क्या क्या जाना, पहले यह एक संयुक्त निकाय था, फिर पहले एक आयुक्त नियुक्त किया जाता था, फिर उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया जो कि एक संयुक्त निकाय था, जो कि 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत किया गया। फिर आगे चल के 2003 में एक आयोग का गठन किया गया। मतलब एक जो आयोग था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था उसका अनुसूचित जाति आयोग और एक अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग था जो कि 338 में दिया गया, और अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि 338 का के अंतर्गत दिए गए। तो ये दोनों आयोग कब अस्तित्व में आए, 2003। और इन्होंने काम करना कब से प्रारंभ किया, तो इन्होंने 2004 से किया था, 2004 से। अब हम देखें इनके संवैधानिक उपबंध यानी कि संविधान के अनुच्छेदों के तहत इसको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं या फिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 338(1) अनुच्छेद 338 सब क्लॉज 1 कहता है आयोग का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 338(1) 338(2) आयोग में एक अध्यक्ष, आयोग की संरचना की बात करता है। 338(2) एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा व 3 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें हमने पहले देखी थी उसकी जो संरचना, उसमें था एक अध्यक्ष था, एक सचिव था और 2 अन्य सदस्य थे, यानी 4 सदस्यीय निकाय था। वह कब था, जब आयोग
संयुक्त आयोग था, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही आयोग काम कर रहा था। उस समय हमने देखी थी उसकी संरचना, यानी कि 4 सदस्यीय था। लेकिन यहाँ पर संरचना में आप देख रहे हैं चेंजेस आ गए। हमने देख रहे हैं जो 2003 में आयोग बना और जिसने 2004 से काम करना प्रारंभ किया, देखेंगे उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया। संरचना में कैसे परिवर्तन हुआ, यहाँ पर एक अध्यक्ष है और सचिव की जगह एक उपाध्यक्ष आ गया और 3 सदस्य हो गए। 3 सदस्य यानी कि यह 5 सदस्यीय निकाय बन गया। और इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, यानी कि आयोग का गठन हो गया, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो गई। अब देखेंगे और जो 338(3) अनुच्छेद 338(3) आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 338 बोल रहा है कि आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उपाध्यक्ष, इनकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर देखें 338(4) 338 कहता है आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। फिर 338(5) देखें 338(5) के अंतर्गत आयोग के कार्य और कर्तव्य दिए गए, आयोग के क्या कार्य होंगे और क्या कर्तव्य होंगे, यह देता है अनुच्छेद 338(5). फिर देखें 338(5) अनुच्छेद 338(5) का कहता है आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो हमने देखे, अब इनको याद रखने के लिए बोलें तो देखो ऐसे याद रख सकते हैं। आयोग का गठन हो गया, गठन होने के बाद उसके हमने सदस्य, मतलब आयोग में क्या क्या संरचना, उस संरचना डिसाइड कर दी। फिर देख दिया उनकी, पहले तो हमने आयोग का गठन कर दिया, गठन हमने नहीं किया, मतलब राष्ट्रपति और संसद के द्वारा किया गया, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है इसका। फिर आयोग का गठन हो गया। आयोग का गठन करने के बाद हमने देखेंगे, हमने जैसे घर बनाया, अब देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन कितने सदस्य रह रहे हैं, उनके पता चला इतने रह रहे हैं, चलो इनको यह काम, इनको यह काम, इस प्रकार से अलग अलग हम पार्ट से डिवाइड करते, उसी प्रकार से आयोग का गठन हुआ। आयोग का गठन की फिर हमने संरचना डिसाइड कर ली, संरचना। अब भैया इनको कौन कौन नियुक्त करेगा, हम ये देखेंगे। तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। फिर देखेंगे हमने उनको कह दिया कि तुम अपने अपने अकॉर्डिंग कार्य देख लो कि क्या कार्य करोगे। तो आयोग ने स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति दे दी। फिर फिर हमने कह दिया चलो तुमने तो अपने हिसाब से देख लिया, अब हमारी तरफ से और बातें सुन लो कि आपको क्या क्या काम करना है। तो आयोग के कर्तव्य और कार्य कर्तव्य दे दिए। फिर देखेंगे चलो अब बता दो, आपने काम तो किए थे, जो वह काम किए थे तो उनके क्या क्या परिणाम निकला, क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट तैयार करके हमें दो। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी। इस प्रकार से कहानी के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। तो यह था आयोग के उपबंध। अब आगे और देखते हैं आगे कौन कौन से उपबंध दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 338(6) क्या कहता है, राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन पर रखेगा। चलो उसने हमें जैसे कि भाई चलो हमें रिपोर्ट उसने दे दी, हाँ अब हम क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को बताएंगे लोगों के सामने कि देखो इसने ये काम किए, इसने ये काम किए। तो जिससे संबंधित काम किए उसके सामने हम वो रिपोर्ट देंगे। तो इसने आयोग, जो राष्ट्रपति रहेगा वो आयोग की रिपोर्ट को संसद के सदन में रखवाएगा। फिर 338(7) क्या कह रहा है, राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को, अब उसने दूसरे राज्य से संबंधित काम किया तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। 338(8) कहता है आयोग को किसी कृत्य करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होंगी। अब भैया आयोग बनाए तो उसे हम कुछ शक्ति तो देंगे ही, ऐसे नहीं कि चलो बना दिया और बिना शक्ति कुछ भी उसके पास है ही नहीं तो वो क्या करे, अकेला सजेशन ही दे सकता है। तो यहाँ पर उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होगी, यानी कि वह अपनी तरफ से कोई संज्ञान ले सकता है। फिर देखें अनुच्छेद 338(9) कहता है केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के संबंध में कोई भी नियम बना रहे हैं तो वह आयोग से परामर्श लेंगे। हमने अगर कोई चीज़ बनाई है, हम उससे संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो वह हमें उससे पूछना पड़ेगा। अगर हम जनता के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम जनता से पहले उसकी राय लेना चाहिए, आप कि ये कैसा नहीं कैसे कर सकते। इसी प्रकार से आयोग से संबंधित कोई भी नियम बनाएंगे, चाहे वो केंद्र बनाए या फिर राज्य सरकार बनाए, तो आयोग से वह परामर्श लेंगे। यानी कि SC ST संबंधित कोई भी नियम कानून विधि बनाई जा रही है तो वह आयोग से परामर्श करेंगे कि हम इस प्रकार से ये विधि बना रहे हैं, तो आपके क्या सजेशन है, आप क्या सुझाव इसमें देना चाहेंगे। फिर देखें 338(10) की बात करें तो आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करता है। 338(10) कहता है कि आयोग जिस प्रकार से SC के लिए कार्य कर रहा है, उनके संवैधानिक प्रावधान जो भी दिए गए हैं, उनके लिए जो विधियाँ बनाई गई हैं वह क्रियान्वयन करने में उनकी मदद मतलब उसका निरीक्षण कर रहा है और उसकी एक समीक्षा कर रहा है कितना काम हुआ। तो उसी प्रकार से जो भी काम उनके लिए करता है वही काम वह एक आंग्ल भारतीय के लिए भी करेगा, जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनके लिए भी वैसी तरह से कार्य करेगा। तो
तो हमने ये देख ली पूरे संवैधानिक प्रावधान के तहत हमने देख ली अनुच्छेद 338 1 से स्टार्ट हुए तो 338 10 तक हमने पूरे प्रावधान की बात की है। फिर देखें आयोग की संरचना की बात करें। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हमने जो शुरुआत में संरचना की बात की वो जो संयुक्त आयोग था, पहले जो आयोग गठित हुआ था तो उसकी संरचना की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं जो नवीन आयोग गठित हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, एक अलग ही आयोग दोनों के लिए डिवाइड किया था, तो उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि एक अलग आयोग है उसकी संरचना की बात कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें संरचना की बात करें तो इसमें अध्यक्ष होगा, सबसे जो उच्चतम पद होगा अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के बाद एक होगा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद होगा एक सदस्य, तो दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य। तो इस प्रकार से 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे, यानी कि है 5 सदस्यीय निकाय होगा। कितना? 5 सदस्यीय निकाय होगा। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। हमने वहाँ पर देखा था कितने वर्ष का था, वहाँ पर इनका कार्यकाल 6 वर्ष का था। मतलब जो पिछले हमने जो पुराना आयोग मतलब जो संयुक्त आयोग था उसकी हमने कार्यकाल की बात की थी, तो वह था 6 वर्ष का। यहाँ पर कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का। अब पुनर्नियुक्ति की पात्रता की बात करें तो यह 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं होंगे, 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं हो रहे हैं। फिर अगर हम इसको दर्जे की बात करें, जो अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त, जो भी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, और जो कि उपाध्यक्ष होगा वह राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमने देखे इसकी संरचना की बात की। अब हम बात करते हैं इसका कार्य, सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। तो चलिए अब हम इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं, ये हमने देख चुके हैं। फिर देखें इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। अभी तक हम जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं पढ़ी हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, हमें पेपर में कंफ्यूजिया देते हैं कि भैया इसकी नियुक्ति, इस आयोग की नियुक्ति कौन करता है, और अलग अलग ऑप्शन दे जाते हैं। तो जब हम बहुत सारे आयोग पढ़ेंगे, मतलब जो हमारे सिलेबस में दिए गए वही आयोग की बात कर रही हूँ, तो वो आयोग पढ़ेंगे तो फिर हमें ज़रूर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें कन्फ्यूजिया नहीं है, मतलब हमें कन्फ्यूजियाना नहीं है और हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति, जो आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। इसकी सेवा, भाई नियुक्ति करी तो भाई सेवा शर्तें भी यही संभालेगा, ठीक है। तो सेवा शर्तें, कार्यकाल सभी राष्ट्रपति देखेगा इनका, और इनके कार्य हमने देख लिया 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। फिर हम देखेंगे आयोग के कार्य क्या होते हैं। आयोग के कार्यों के बारे में बात करें तो संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधानों के साथ समय समय पर उनके लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना व इनका निरीक्षण, अधीक्षण और समीक्षा करना। जो भी अनुसूचित जातियों से जो संबंधित प्रावधान है उनके साथ ही इनके समय समय पर बनाए गए जो भी कानून बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, उनका क्रियान्वयन करना। पहले तो उनको लागू करवाना, फिर देखना जो लागू करवाया गया या फिर क्रियान्वयन करवाया जा रहा है उनका निरीक्षण करना, ठीक से क्रियान्वयन हुआ है या नहीं, जो भी नीतियाँ बनाई गई इनके उद्धार से संबंधित। फिर उनका अधीक्षण और फिर समीक्षा करना कि कितने मतलब कितना तक इसने कानून ने काम किया है, कितना साकार हुआ है, इस प्रकार से एक समीक्षा भी करना, ठीक है। फिर देखें अनुसूचित जातियों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करना। अनुसूचित जातियों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करना। अब जैसे कि देखेंगे इनके संरक्षण एवं उनके अधिकारों के उल्लंघन, हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां आयोग को स्वयं संज्ञान लेना पड़ता है। अभी आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कुछ समय पुरानी ही बात है, धार जिले का है, शायद धार जिले की बात है। एक ऐसी समुदाय था, SC ST से ही था, तो उसके साथ प्रशासन द्वारा बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, उसकी न्यूज़ भी बहुत हाईलाइट हुई थी। तो ऐसे ही बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोगों के बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। गांव में भी आप देखेंगे, जो ग्रामीण लेवल पर भी बहुत बुरे बर्ताव किए जाते हैं। ऐसी ही चीज़ों के लिए आयोग का गठन किया गया और संविधान में इन्हीं वजह से संविधान में लोगों के लिए या फिर इस समुदाय के लिए बहुत प्रावधान दिए गए हैं। क्योंकि अब हम एकता की बात करते हैं, लेकिन बस हम बात ही करते हैं, लेकिन मानने पर हम उतना नहीं मानते हैं।
यहाँ आप हकीकत देखेंगे आज भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। सभी समान हैं और इंसान सभी हैं। तो खैर यहाँ पर इन्हीं वजह से आयोग की गठन किया गया और आयोग अधिकारों के उल्लंघन से, तो इस पर एक प्रकार से देखेंगे हम किसी से गलत बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, इस प्रकार से उनका अधिकारों का उल्लंघन होता है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उनको, वह कुछ भी मतलब दूसरे की स्वतंत्रता के हनन किए बिना वह अपनी स्वतंत्रता का पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी इंसान को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज भी हर जगह आप देखेंगे तो मोस्टली खैर ये चीज़ें कम होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी आज भी देखेंगे छुआछूत जैसी स्थिति बनी हुई है। इन्हीं चीज़ों को अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके संरक्षण से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करने का कार्य कौन करता है? हमारा आयोग करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर देखें संरक्षण हेतु किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब इन्होंने संरक्षण हेतु कौन कौन से कार्य किए हैं वह पूरी एक लिस्ट बनाएगा और वह लिस्ट राष्ट्रपति को देगा वार्षिक रिपोर्ट। लेकिन अगर वो उसका मन किया चलो हमने इतने काम कर लिए, राष्ट्रपति को हम 6 माही रिपोर्ट दे दें या फिर 2 महीने की रिपोर्ट दे दें, तो वह बीच बीच में भी अन्य समय पर भी यह रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को सौंप सकता है। फिर देखें अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर सकता है। जैसे अत्याचार उत्पीड़न जैसा अभी मैंने बताया, उसके साथ एक प्रकार से अत्याचार हुआ तो उसका उत्पीड़न ही हुआ था। वह समुदाय ऐसी समुदाय से था, धार जिले की बात की थी, जहाँ पर मैंने उसको बहुत पीटा गया और उसके बच्चे भी पास में रोते रहे थे। ज़मीन विवाद था कुछ, तो कुछ बड़े समुदाय के लोग थे, कुछ वो भी था, तो उन लोगों के बीच में तो लेकिन प्रशासन द्वारा उसी को परेशान किया गया था, ऐसी खबर थी और जो कि न्यूज़ में भी बहुत उछली थी। तो ऐसी हर जगह देखने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामलों में वह ऐसी जगह पर वह स्वतः संज्ञान ले सकता है। अगर कोई और कदम उठाना नहीं चाहता है तो वह स्वतः संज्ञान ले सकता है। फिर देखिए संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अन्य उपायों की सिफारिश भी वह कर सकता है। फिर देखें तो आयोग की शक्तियाँ, आयोग की शक्तियों की बात करें तो हम पहले ही देख चुके आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित अधिकार दिए गए उसको किसी भी भाग में जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वह निम्न अधिकार फिर उसको दिए जाते हैं। जैसे किसी भाग में वह किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, साक्ष्य की खोज करवाना एवं उसे पेश करने का ऑर्डर दे सकता है। कोई साक्ष्य हैं तो वह कह सकता है कि आप इसकी खोज करके लाओ, साक्ष्य ढूंढ के लाओ, पेश करो सामने। फिर शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने का भी अधिकार दिया गया है। तो किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त कर सकता है और गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामला भी वह देख सकता है। तो एक सिविल न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होते हैं जितने हमने पढ़े हैं। तो यही शक्तियाँ आयोग को भी दी गई हैं। ठीक है, तो हमने देख ली अब आयोग की शक्तियाँ। अब हम आगे देखते हैं अन्य प्रावधान। तो हमने ये देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको दी? राष्ट्रपति को दी। राष्ट्रपति ने संसद के प्रत्येक सदन पर रखी और अगर संसद स्वीकृत कर ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अस्वीकृत करती है तो फिर वह उसको एक स्पष्ट वो बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा अस्वीकृति का कि क्यों, किस वजह से हम अस्वीकृत कर रहे हैं, वह हम कारण देंगे। फिर अगर राज्य सरकार संबंधी कोई रिपोर्ट है तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा। ठीक है, राज्य है वह विधानमंडल के समक्ष रखेगा। फिर अगर विधानमंडल इसको स्वीकृत करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह भी अस्वीकृत करता है तो वह कारण सहित उसका ज्ञापन देगा। मतलब उसको वह इस चीज़ का कारण बताएगा कि तुमने यह रिपोर्ट क्यों अस्वीकृत की है, इस चीज़ का कारण बताओ, तो वह इस चीज़ का कारण बताएगा। फिर हम देखते हैं अब जो भी पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष, यानी कि जब आयोग संयुक्त आयोग था 2003 तक ये संयुक्त आयोग तक इसने कार्य किया था। ठीक है, तो देखते हैं हम संयुक्त आयोग था जब इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो 4 अध्यक्ष बने थे, जैसे 1992 से 1995 तक रहे थे एच.एस. रामधन रहे 1992 से 95 तक। फिर देखें हनुमंत थप्पा रहे तो 1995 से 1998 तक। फिर दिलीप सिंह भूरिया रहे 1998 से 2002 तक, दिलीप सिंह भूरिया। फिर जय सोनकर शास्त्री जो कि 2002 से 2004 तक रहे थे, जय सोनकर शास्त्री 2002 से 2004 तक
रहे थे। अगर आप एक ऐसे याद नहीं होते हैं तो अगर आप एक ट्रिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रामधन ने, जैसे एच.एस. रामधन को हम करेंगे, रामधन ने एच से हाथ और थप्पा, हनुमान थप्पा, रामधन ने हाथ से थप्पा दिया भूरिया शास्त्री को। तो देखिए अब बताते हैं, रामधन ने हाथ से थप्पा, दिलीप सिंह भूरिया नहीं, दिया से दिलीप और दिलीप सिंह, और भूरिया से भूरिया और शास्त्री को। रामधन ने हाथ से थप्पा दिया दिलीप सिंह शास्त्री को। रामधन ने हाथ से थप्पा दिया, रामधन ने हाथ से थप्पा किसको दिया? भूरिया शास्त्री को। तो ये आप लिख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये चारों अध्यक्ष की याद करने की ट्रिक है। फिर हम बात करते हैं अगले आयोग की, जो अगले अध्यक्ष थे, जब आयोग अलग हो गया था, नहीं इनका विघटन हो गया था, दोनों अलग अलग आयोग बन गए थे, तब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से अध्यक्ष थे। तो 6 अध्यक्ष बने अभी तक। देखें तो पहले थे सूरजभान, पहले हैं सूरजभान थे 2004 से 2006। चूँकि हमने देखा इस आयोग ने 2004 से कार्य करना प्रारंभ किया था, तो 2004 से 2006 तक रहे सूरजभान। फिर आए बूटा सिंह रहे 2007 से 2010। फिर देखें पीए पूनिया रहे 2010 से 2013। फिर पीए पूनिया थे, ये भी पीए पूनिया हैं, 2013 से 2016 तक रहे, 2016 तक। फिर रामशंकर कटेरिया की बात करें तो यह 2017 से 2021, ये 11 लिखा है, यह 2021 गलत लिखा गया हुआ है, 2021 तक रहे। फिर इनके बाद आए विजय सांपला की बात करें तो 2021 में बने हैं और अभी तक वर्तमान में भी यही हैं। तो ये हमने देखे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, जब यह इसका विघटन हो गया था तब। तो हम इसको याद करने की ट्रिक बनाए, तो इसकी याद करने की ट्रिक है, हम देखें इसकी याद करने की ट्रिक, भान सिंह पूनिया कटेरिया से, भान सिंह से पूनिया कर्रिया विजय। भान सिंह यानी सूरजभान और सिंह यानी बूटा सिंह। भान सिंह से बूटा सिंह पूनिया कर्रिया विजय। भान सिंह से बूटा सिंह पूनिया कर्रिया विजय। तो देखिए भान सिंह यानी कि सूरजभान और भान सिंह से बूटा सिंह, कौन? बूटा सिंह। तो भान सिंह से बूटा सिंह पूनिया, पीए पूनिया, और दोनों पूनिया जाएंगे, ठीक है। भान सिंह से बूटा सिंह पूनिया कर्रिया, कटारिया से हम लिख देंगे, कटारिया को हम बोल देंगे कर्रिया विजय यानी विजय संपला। तो भान सिंह से बूटा सिंह पूनिया कर्रिया विजय। अब कर्रिया क्यों बोल रहे हैं? आप भोपाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे भोपाल में हर चीज़ जैसे बोलते हैं, खा रिया हूँ, जा रिया हूँ, सो रिया हूँ, ये कर रिया हूँ, वो कर रिया हूँ, मतलब रिया यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। भान सिंह से बूटा सिंह पूनिया कर रिया विजय, यानी कि विजय कर रहा की जगह हम बोल देंगे कर रिया विजय, ठीक है। तो विजय सांपला, तो ये 2021 अब तक हैं जो विजय सांपला। तो ये हमने देख लिए इसके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जो वर्तमान में आया। पहले पुराने वाले हम ऊपर देख चुके हैं, अब हम ये वर्तमान वाले देख लिए। अब हम देखते हैं इसके राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय की बात करते हैं। तो हम देखते हैं इसके कुछ कार्यालय हैं। तो पहला है अहमदाबाद कार्यालय। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, दमन व दीव, दादर एवं नगर हवेली, इसके क्षेत्र यहाँ पर है। फिर अगर लखनऊ का बात करें, लखनऊ कार्यालय की, तो यह कौन कौन से क्षेत्र देखता है? यह यूपी और उत्तराखंड। फिर अगर पटना की बात करें, पटना का कार्यालय जो पटना हेडक्वार्टर वह है बिहार और झारखंड के क्षेत्र देखता है। फिर हम देखें पुणे की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र देखता है। फिर हम अगर अगरतला की बात करें तो ये त्रिपुरा को देखता है, त्रिपुरा को, एक ही क्षेत्र है इसका। फिर देखें हम इसका हैदराबाद की बात करें तो यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर अगर हम
कोलकाता की बात करें, अब देखिएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि मध्य प्रदेश किस कार्यालय के अंतर्गत आ रहा है, तो वह है हैदराबाद कार्यालय के अंतर्गत आ रहा है। फिर हम कोलकाता की बात करें, कोलकाता पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। फिर अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो कर्नाटक का क्षेत्र देखता है ये। फिर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर देखें गुवाहाटी की बात करें तो यह है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, यह क्षेत्रों को देखता है। फिर अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यह केरल व लक्षद्वीप के क्षेत्रों को कवर करता है। तो यह कुछ इसके कार्यालय थे और उनके जो क्षेत्रीय कार्यालय, तो राज्य स्तरीय कार्यालय और उनके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र वह देखते हैं, ये हमने देखे हैं। तो यह हमारा पूरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेंगे, जो राष्ट्रीय और राज्य का अलग अलग रहेगा, वो बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा और अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स ही बना लीजिएगा, आपकी मर्जी वो तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।